हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन और दूसरे मेथड्स को देखेंगे ज्योमेट्रिक करेक्शंस के। प्रीवियस लेक्चर में हमने इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन के बारे में देखा था और टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था, जो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आज हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन उसके स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हमें करेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन में हमने ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के बारे में समझा था, जो कि मैप के कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम मैच करते थे। यहाँ पे आज हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन सेकंड मेथड देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिड मेथड होता है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ द ट्रांसलेशनल and rotation alignment process by which one image is aligned to be coincident with respect to another image of similar geometry, thereby following the user to select a pixel, जो कि एक पिक्सल क्या होती है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करती है, इन वन इमेज एंड इट्स पोजिशनल एग्जैक्ट काउंटर पार्ट फ्रॉम द अदर इमेज। जैसे हमने इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन में देखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्लियरली जो विजिबल होते हैं, जैसे कॉर्नर पॉइंट हो गया, उनको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करते हैं। यहाँ पे हम एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट और ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके सिमिलर ज्योमेट्री वाली इमेज के साथ। ठीक है, तो उसको अलाइन कर रहे हैं दूसरी सेम इमेज के साथ जो सेम ग्राउंड पार्ट को कवर कर रही है। बट उसके लिए हमारे पास जो सिलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे भी जो सेम हमारे पास पोजिशनल होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पिक्सल को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की तरह यूज करते हैं कि एक इमेज जो उसको हम ट्रांसलेट और रोटेट कर रहे हैं उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्सल को चूज करते हैं। ठीक है, और उसको अलाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द अनदर इमेज। द सेम इमेज जनरल प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन या फिर हमारे पास इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, दोनों में सेम प्रिंसिपल यूज किया जाता है। इन केस एनी image that is already rectified to a map reference system is used as base image, then the second image also retains all geometric errors present in the base image। तो हमारे पास जिस बेस इमेज को हम चूज कर रहे हैं वो क्या ऑलरेडी रेक्टिफाइड रहती है इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन के साथ, मीन्स वो क्या है, रेक्टिफाइड मैप रेफरेंस सिस्टम के साथ ऑलरेडी रेक्टिफाइड रहती है। ठीक है, मैप के साथ। तो दिस अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन इमेजेस ऑफ मल्टीपल डेट्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग चेंजेस ऑन द ग्राउंड। तो अगर हमारे पास सेम ग्राउंड पार्ट को चेंज डिटेक्शन करना है तो मल्टीपल डेट्स टेम्पोरल इमेजेस यूज करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ईजी रहता है। तो ये जो मेथड है मल्टीपल डेट्स वाली इमेज को अप्रोप्रिएटली या उनको उसी पार्ट को रजिस्टर करने के लिए हमारे पास क्या इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन मेथड का यूज किया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ two images are separately rectified to the map reference system. Each may have the same overall error but may be of different nature, resulting twice the individual errors when two rectified images are used together। तो इसका बेनिफिट्स क्या है कि अगर आपके पास कोई भी अनरेक्टिफाइड इमेज है, ठीक है, उसको अगर हम मैप के साथ फिर से जो दूसरी इमेज है मैप के साथ रेक्टिफाई करते हैं तो इसमें दूसरे टाइप का एरर कॉज हो जाएगा। बट हमारे पास जो इमेज टू इमेज जो पहले हमने इमेज को रेक्टिफाई किया हुआ है मैप के साथ, इसके साथ ही हम इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसमें जो एरर है वो कम देखने के लिए मिलेगा, जो इंडिविजुअल एरर होता है। ठीक है, अगर मैप के साथ हम हर एक इमेज को जो मल्टीपल डेट्स वाली हैं उनको रजिस्टर करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे तो उसमें एरर जो है ट्वाइस देखने के लिए मिलेगा। तो इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में एरर क्या हमारे पास लिमिटेड हो जाता है। द जनरल रूल ऑफ थंब इज टू रेक्टिफाई रिमोटली सेंस डेटा टू ए स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन whereby it may be used in conjunction with spatial data in a GIS to solve problems. Therefore, most of our discussion here will focus on image to map rectification. However, irrespective of the procedure used, the process of geometric correction involves 5 steps as shown in the figure 4। ठीक है, तो इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन जब हम करते हैं तो रिमोटली जो सेंस डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, उसको रेक्टिफाई करते हैं और उसके साथ साथ जो स्पेशल डेटा होता है, ठीक है, उसको यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को डिसीजन मेकिंग या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन किसी स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन के साथ रेक्टिफाई किया जाता है। तो उसी प्रोसीजर को देखेंगे जो इस फिगर में है हमारे पास, कि ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस जो होते हैं कि इमेज हैविंग ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। उन 5 स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने आपको जियो रेफरेंसिंग के केस में समझाया था इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन में। फिर हमारे पास सॉल्व ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। तो जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जितने ज़्यादा हम कॉर्नर वाइज सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारे पास जियो रेफरेंसिंग या रेक्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है।
तो उन ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के बेसिस पर जो भी डिफरेंस होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी रॉ इमेज है, उसके पिक्सल्स में जो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए हैं उनका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास स्लाइटली वेरिएबल है और एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे इसको लाई करना चाहिए था। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, जिसको हम एरर कह रहे हैं, डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो दो इक्वेशंस बनेंगी सिर्फ एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से। ऐसे ही हमारे पास क्या बहुत सारे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करते हैं जिससे कि हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है, उनको सॉल्व किया जाता है सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द इमेज डेटा टू द रेफरेंस डेटा। सॉल्व करने के बाद हम एक्चुअल पोजीशन पर लेकर आते हैं उनको, ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इमेज होती है उसको एक्चुअल मैप कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, असेसमेंट ऑफ द एरर रिमेनिंग इन द इमेज, फिर हमारे पास रीसैम्पल द इमेज और लास्ट हमारे पास क्या मिलता है, ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेज मिलती है। तो ये 5 स्टेप के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। तो ये तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंसर सिस्टम एटीट्यूड, रोल हो गया, पिच हो गया और यॉ हो गया, और दूसरा हमारे पास या तो एल्टीट्यूड चेंज की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन हमने देखा था किस किस की वजह से इंट्रोड्यूस होता है, which can be corrected using ground control points and appropriate mathematical models. The best ground control points are the intersections of road, airport, runways, large buildings, edge of dams and other suitable features. तो जहाँ पे हमारे पास क्या इंटरसेक्शन देखने के लिए मिलता है तो वो एक पॉइंट से नोटिस कर सकते हैं हम, जो कि क्लियरली विजिबल होता है। उसी के बेसिस पे हम मैप के ऊपर भी उसी सेम रोड्स के इंटरसेक्शन को हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के तौर पे कोऑर्डिनेट्स चूज करते हैं, ठीक है। तो यू वुड टेक अ सिंपल अप्रोच टू अचीव दिस इन ऑर्डर टू अलाइन द इमेज विद ए नेशनल रेफरेंस मैप। You should learn that an important concept here is the GCP, ground control point, which is a location of features on the surface of earth, that is a road intersection that can be identified on the imagery and also located accurately on a map। तो जैसे मैंने बताया उसी रोड के इंटरसेक्शन को हम मैप के ऊपर भी चूज करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम इमेज के ऊपर जो रोड का इंटरसेक्शन है उसके ऊपर इनपुट करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए या फिर जियो रेफरेंसिंग के दौरान। द इमेज एनालिस्ट मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन फॉलोइंग टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड विद ईच ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। तो जो इमेज एनालिस्ट होता है वो हमारे पास क्या दो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को चूज करते हैं। इमेज कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास जो कि आई रो और जे कॉलम, क्योंकि हर एक जो रिमोट सेंसिंग इमेज होती है वो पिक्सल्स के फॉर्म में होती है, एरे ऑफ पिक्सल्स होती है जिसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होते हैं हमारे पास के कौन सी रो में हमारे पास वो पिक्सल है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस पिक्सल के कोऑर्डिनेट को रो हो गया हमारे पास और कौन से कॉलम में होगा, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। हर एक पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सबसे पहले इमेज कोऑर्डिनेट्स के जो पिक्सल का है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्पेसिफाई करना है कौन से रो और कौन से कॉलम में है। उसके बाद दूसरा जब जियो रेफरेंसिंग करते हैं तो मैप के कोऑर्डिनेट्स जिसके हमें चूज करके इनपुट करने पड़ते हैं इमेज के अंदर, तो उसके एक्स और वाई मेजर किए जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फॉर्म में। अगर हमारे पास क्या है यूटीएम है तो हमारे पास मीटर के अंदर हमारे पास वो क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म होता है। तो मैप कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड में या फिर मीटर्स में होता है। तो हम क्या इमेज के अंदर और मैप कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या एसोसिएट करते हैं या फिर उनको एनालाइज करते हैं जो इमेज एनालिस्ट होता है, ठीक है। जैसे रोड ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज कर रहे हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इमेज के अंदर आई और जे कॉलम, ठीक है, आई रो और जे कॉलम कौन सा है, और मैप कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों चीज़ क्या है उनको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या है उनको इनपुट करने के बाद सॉल्विंग ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, स्टेप 2 है। After identifying GCPs, the next step is to transform row and column coordinates of the each pixel into coordinates of the reference map projection। तो जब हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को चूज करते हैं तो हमें जो रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स होते हैं इमेज के अंदर उनको हम मैप प्रोजेक्शन के बेसिस पे जो रेफरेंस लेते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। दिस इज अचीव्ड यूजिंग ए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। तो बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तो मैट्रिक्स बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैट्रिक्स का फॉर्म तो आपको पता ही है, एक्स वाई जेड जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये तो 3D मैट्रिक्स है, बट हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन के बहुत सारे डायरेक्शन में मैट्रिक्स बनेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है, कंटेन्स कोफिशिएंट कैलकुलेटर फ्रॉम ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, द पेयर्ड कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम मैनी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, एग्जांपल 20 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास हैं, कैन बी मॉडल टू डिराइव
ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स रिलेटिंग टू ज्योमेट्री ऑफ द इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द रेफरेंस मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने क्या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स मान लिए 20 चूज किए, उसके हिसाब से क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेंगी। तो वही जैसे ये इमेज हो गई हमारे पास, इसमें से 20 पिक्सल्स होंगी हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। वही हमारे पास इमेज का क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो गया इसका आई रो और जे कॉलम, ठीक है। और ऐसे हम, ये तो मैं 3-4 कोऑर्डिनेट्स पिक्सल दिखा रहा हूँ, बट 20 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज किए जाएंगे तो 20 पिक्सल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी। वैसे ही हमारे पास मैप में उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, 20, उनको इनपुट किया जा रहा है। और उसके बाद जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है उससे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, उनके ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स को क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। उसके लिए मॉडल बनाया जाता है, मॉडलिंग की जाती है, जिससे कि हम उन कोऑर्डिनेट्स को, कोफिशिएंट्स को डिटरमाइन कर सकते। उसी के बेसिस पे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन पे, कि जिस इमेज को जहाँ पर लाई करना चाहिए, जिस जो उसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस कोफिशिएंट्स के बेसिस पे। दीज कोफिशिएंट्स में बी यूज्ड टू ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाई रिमोटली सेंस्ड इमेज टू ए स्टैंडर्ड डेटा एंड मैप प्रोजेक्शन। जो मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। Image to map rectification involves computing coefficients of transformation between image and map coordinates system using ground control points. Each GCP contains row and column coordinates of a clearly identified point in the image and its corresponding location in latitude, longitude और मीटर नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग होती है विथ रेफरेंस टू सम ओरिजिन ऑन द मैप। तो ये तो आपको मैप का, अगर कोई भी जी रेफरेंस मैप है हमारे पास, ठीक है, और उसमें अगर आप देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, या फिर जो कि WGS 84 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या फिर नॉर्थिंग ईस्टिंग में आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मैप के। और उसी ग्राउंड फीचर जो क्लियरली विजिबल है, किसी भी रोड का इंटरसेक्शन हो गया, ब्रिज का या एज हो गया हमारे पास, डैम का एज हो गया, तो उसको इमेज जो क्लियरली आइडेंटिफाइड है उस पॉइंट को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करके उसके नॉर्थिंग ईस्टिंग मैप से इनपुट किया जाए। तो वो सेम ही प्रोसीजर हर चीज़ में फॉलो किया जाता है। इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, हम यहाँ पे इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन की बात करें कि ज्योमेट्रिकली करेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो उन 5 स्टेप्स के बारे में देख रहे हैं। तो जो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बनती है उसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स करके उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको डिराइव किया जाता है। उसके बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने एक्चुअल पोजीशन पे उस इमेज को, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हिच कोफिशिएंट्स आर डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द सिस्टम इक्वेशंस फ्रॉम द यूजिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें हम पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज करके उसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करके उसको डिटरमाइन करके एक्चुअल पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ज्योमेट्री ऑफ द रेफरेंस मैप और इमेज स्पेशल इंटरपोलेशन। तो जब हमारे पास मैप जो ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं, डिराइव किए जाते हैं, थर्ड स्टेप में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो एक्चुअल इमेज की ज्योमेट्री है रेफरेंस मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर, उसको क्या कहते हैं, हम स्पेशल इंटरपोलेशन भी कहते हैं इस स्टेप को। तो एन इम्पोर्टेंस consequence of correcting image for geometry distortions is that the raster grid of for master dataset map or image and that of slave image would not match. In such a case, gray level for each cell needs to be recomputed for slave image after that is geometrically rectified. The determination of locations of slave pixels in the reference grid is a special transformation from one coordinate system to the another. तो इसमें क्या है, हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जब हमने कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन से जो भी हमारे पास बना, और हमने उस पिक्सल्स को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर मैप के, जहाँ पर जिस पार्ट ऑफ अर्थ को वो कवर कर रही है, ठीक है। बट इसके अंदर की जो पिक्सल्स वैल्यूज हैं वो हमारे पास रिकम्प्यूट की जाती हैं। स्लेव इमेज हम उसको बोल रहे हैं जो अनरेक्टिफाइड इमेज है, जिसको हमने रेक्टिफाई करके जो ज्योमेट्रिकली करेक्ट किया है, तो उसका प्लेस कोऑर्डिनेट्स हमारे पास चेंज हो जाता है। तो जो पिक्सल्स की वैल्यूज होती हैं उसको रिकम्प्यूट किया जाता है, मतलब कि जो इंटेंसिटी लेवल पे उसका वैल्यू आ रहा है हर एक सेल का ग्रे लेवल के बेसिस पे, उसको रिकम्प्यूट किया जाता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड होने के बाद। तो जो ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड हो गया, मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ट्रांसफॉर्म कर दी थर्ड स्टेप में, उसको तो स्पेशल इंटरपोलेशन करते हैं। बट जो रिकम्प्यूटेशन रहता है ग्रे लेवल का, उसको क्या होगा, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन रहेगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको हम स्पेशल इंटरपोलेशन कर दिए। तो मैथमेटिकली द रिलेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। तो ये हमारे पास क्या एक्चुअल जो वैल्यू है हमारे पास इमेज कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश और y डैश, और x और y जो है वो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं।
तो एक्स डैश क्या है, जो अनकरेक्टेड इमेज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स a1x प्लस b1y प्लस c1 कुछ इस टाइप्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल मैप में इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इमेज हमारे पास यहाँ पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश हैं और इसके एक्स और वाई हैं, तो कुछ ना कुछ रिलेशन है, कोफिशिएंट हमने मान लिया a1 b1 c1, तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, इक्वेशन बनती है एक्स डैश और वाई डैश की। ठीक है, तो एक्स डैश वाई डैश जो है वो इमेज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई जो है वो वहाँ पर ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेप्स अ प्लेन टू प्लेन पैरेलल लाइंस स्टे पैरेलल आफ्टर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया था वो था हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट्स। तो देखिए यहाँ पे एक तो एक्स में हो गया, एक वाई में ट्रांसलेशन हो गया, 2 हो गए, एक एक्स में हो गया, एक वाई में स्केल चेंज हो गया, 4 हो गए, एक स्क्यू हो गया, एक रोटेशन। तो ये 6 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है हमारे पास रिमोट सेंसर डेटा के अंदर मॉडलिंग के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। तो यूजिंग 6 coordinate transform coefficient that model distortion in the original scene, it is possible to use the output to input inverse mapping logic to transfer relocate pixel values from original distorted image x dash y dash to the grid of the rectified output image x और y। तो जो मैप के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास x और y हैं, और एक्स डैश वाई डैश जो है वो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स और वाई के साथ, उसको मैच कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। बट हमारे पास जो 6 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स हैं, ट्रांसलेशन होगा एक्स वाई में, स्केल चेंज होगा या तो एक्स और वाई में, स्क्यू होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, उसके ओरिजिनल जो डिस्टॉर्टेड इमेज होती है रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज में हेल्पफुल होती है। इसी मॉडल डिस्टॉर्शंस का यूज करके 6 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स का यूज करके हम एक्चुअल रेक्टिफाइड इमेज को, आउटपुट जो इमेज होती है उसको अचीव करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये 6 जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स हैं वो याद रखने हैं। ये गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। वेयर एक्स एंड वाई आर पोजिशंस इन द आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज और मैप, और एक्स डैश एंड वाई डैश रिप्रेजेंट कोरस्पॉन्डिंग पोजिशंस इन द ओरिजिनल इनपुट इमेज। तो रेक्टिफाइड इमेज कौन सा है, एक्स और वाई पोजिशन वाला। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या होगा, जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज होगी। अब हम असेसमेंट करेंगे एरर का। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर। तो दो ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस करेक्ट्स मच ऑफ द ज्योमेट्रिक एरर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इमेज, नॉट ऑल ऑफ द एरर्स आर रिमूव्ड। Hence, prior to creating output rectified image, it is essential to test quality of fit between the two coordinate systems based on the coefficients. अब देखिए, जब आप जियो रेफरेंसिंग करते हो किसी भी इमेज का, तो जब आपने आउटपुट करेक्टेड इमेज मिल गई, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एरर होगा, मान लीजिए आपने कोई भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड जो इनपुट वैल्यू है किसी भी मैप कोऑर्डिनेट्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज के अंदर इनपुट गलत कर दिया, तो स्क्यू रोटेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इमेज का। अगर करेक्टेड रहेगा, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जूम करके किसी भी ऑब्जेक्ट के या इंटरसेक्शन पॉइंट के क्या किया, कोऑर्डिनेट्स चूज किए, ठीक है, तो एरर कम देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एरर नहीं है, आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज क्लियरली विजिबल है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, मतलब कि स्क्यू रोटेशन या फिर ट्रांसलेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है पिक्सल में, क्योंकि आप कभी भी देखोगे जब जियो रेफरेंसिंग करोगे या इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन करोगे, तो क्या होगा, अगर इमेज करेक्टली रेक्टिफाइड हुई है तो इस टाइप की इमेज दिखेगी जो एक्चुअल में इमेज है। बट मान लीजिए कोई भी रॉन्ग आपने इनपुट कर दिया, तो हो सकता है इस टाइप की इमेज दिखे, या फिर आपको इस टाइप की स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिले, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो क्लियरली विजिबल दिख रही है कि ये अभी भी रेक्टिफाई नहीं हुई है करेक्टली, ठीक है, एरर बहुत ज़्यादा है। बट इस टाइप की इमेज आपको दिख रही है आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज, तो बट इसका भी हम क्या करेंगे, क्वालिटी टेस्ट चेक करेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो करेक्टली ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड हुए हैं नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है, कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो टेस्ट क्वालिटी होता है कोफिशिएंट्स के बेसिस पे उसको चेक किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज रिक्वायर्ड टू असेस द एक्यूरेसी ऑफ द पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन। ईच जीसीपी हैज इन्फ्लुएंस इन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड सम जीसीपीज वुड इंट्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एरर। क्योंकि करेक्टली जो पोजिशनड है
जो हमने 20 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज किए थे, मान लीजिए उसमें से 2 या 4 ऐसे हैं जिसका हम करेक्टली रिप्रेजेंट इनपुट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड या मीटर के अंदर कोऑर्डिनेट को इनपुट नहीं कर पाए हैं, उसके अंदर क्या लार्ज अमाउंट ऑफ एरर देखने के लिए मिल सकता है। तो उसको हम चेक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की हेल्प से। द मेथड मोस्ट यूज ऑफन फॉर कैलकुलेटिंग टोटल एरर इन्वॉल्व्स द कंप्यूटेशन ऑफ RMSE। ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर एरर होता है। इसके बेसिस पे हम क्या है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की क्वालिटी को चेक करते हैं कि करेक्टली ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर एरर निकलता है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द यूनिट्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर एरर आर द यूनिट्स ऑफ द सोर्स coordinate system. The error being referred to here is the distance between ground control point original source measured by the collector of the GCPs and recompute coordinates according to the affine transformation above. It is calculated using Pythagoras theorem H. ये इक्वेशन है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की। इसमें क्या है, देखिए ये जो ओरिजिनल सोर्स है, हमने ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स लिए, ठीक है, और रिकम्प्यूट होने के बाद जब वो इमेज ट्रांसफॉर्म हो जाती है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, जो इक्वेशन हमने देखी थी x डैश इज इक्वल टू a1 x प्लस और c1 का कोफिशिएंट्स मान के जो ये अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया था x डैश और y डैश कैलकुलेशन में, जो इसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, ठीक है, x डैश हो गया, y डैश हो गया, और x और y जो ओरिजिनल है, जिसको हम ओरिजिनल सोर्स से निकालते हैं, उनके बीच में जो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों से स्क्वायर रूट किया तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का क्या एरर निकलता है, रूट मीन स्क्वायर एरर निकलता है, ठीक है। वेयर एक्स ओरिजिनल एंड वाई ओरिजिनल आर द ओरिजिनल रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट इन द इमेज, एक्स डैश एंड वाई डैश क्या है हमारे पास, कंप्यूटेड और एस्टिमेटेड रीट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स इन द ओरिजिनल इमेज व्हेन वी यूटिलाइज 6 कोफिशिएंट्स। 6 कोफिशिएंट कौन कौन से थे, एक्स और वाई में ट्रांसलेशन, एक्स और वाई में स्केल, ठीक है, स्केल डिस्टॉर्शन और स्क्यू और रोटेशन, ये 6 क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का यूज करके अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन किया था, एक्चुअल पोजीशन पर ट्रांसफॉर्म किया था इमेज को। उसके बाद हम एरर चेक कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल है और जो हम अभी पहुंचे हैं 6 कोफिशिएंट का ट्रांसफॉर्म करने के बाद, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के, उनके बीच का जो एरर है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके स्क्वायर करके उनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर रूट करते हैं, फिर रूट मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस represents the measure of accuracy of each GCP. By computing RMS error for all GCP, it is possible to see which GCPs contribute the greatest error and sum all RMS error. तो जब आप देखोगे ये एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, जब आपने कभी जियो रेफरेंसिंग किया होगा किसी भी इमेज को GIS सिस्टम के अंदर, तो एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कितना एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक टेबल बनती है और ओवरऑल एरर भी हमारे पास उसके अंदर अवेलेबल रहता है। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अभी हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के लिए। RMS एरर जो होता है वो कंप्यूट किया जाता है हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया था एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के एरर का। अगर टोटल RMS एरर निकालना है तो हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के ओरिजिनल से हमें कंप्यूट करना पड़ता है, ठीक है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और जो ओरिजिनल होता है उनके बीच का डिफरेंस का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स का 1/n जितने नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उसका स्क्वायर रूट किया जाता है, तो टोटल RMS एरर निकलता है हमारे पास हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर में देखोगे तो उसमें टेबुलर फॉर्म में आपको एरर देखने के लिए मिलता है कि कौन सा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कितना ज़्यादा। तो अगर आपको और एक्यूरेसी अचीव करनी होती है तो जिस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जो है सबसे ज़्यादा एरर कॉल कर रहा होता है उसको रिमूव आउट आप कर सकते हो, और दूसरा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या दूसरे फीचर को आप चूज करके उसके बेसिस पे फिर से क्या उस इमेज को रेक्टिफाई और जियो रेफरेंस कर सकते हो। उसके बाद फिर देखोगे आप कि कितना एरर आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या एक्यूरेसी हाईली अचीव्ड होती हुई जाती है हमारे पास। उस मेजर जो एरर कॉज कर रहे होते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट उनको रिमूव आउट करके दूसरे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को चूज करके हम उस इमेज को करेक्टली और हाईली एक्यूरेटली क्या करते हैं, इमेज रेक्टिफाई करते हैं या जियो रेफरेंस करते हैं जो एक्चुअल पोजीशन पे उसको होना चाहिए अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, 6 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो एरर है रूट मीन स्क्वायर एरर, वेयर द टर्म्स इनसाइड द स्क्वायर रूट ऑफ द इमेज कोऑर्डिनेट्स एज मेजर्ड एंड रिकम्प्यूटेड using the affine transformation, the ground control point error is computed for each ground control point and those that yield a large error are eliminated and the affine transformation is recomputed। तो जैसे मैंने बोला जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट
ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो और दोबारा से अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन या रिकम्प्यूट कर सकते हो, ठीक है। 20 हैं तो आप 19 से कर लीजिए, 18 से कर लीजिए। अगर आपको और करना है तो दूसरे आप ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज कर सकते हो। तो दिस इज फैसिलिटेटेड बाई सेलेक्टिंग अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स थ्रू आउट द इमेज। इट मे बी नोटेड दैट ईच ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स यील्ड्स 2 इक्वेशंस, 1 इक्वेशन फॉर एक्स कोऑर्डिनेट एंड 1 फॉर द वाई कोऑर्डिनेट। उन्हीं के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट करके हम क्या करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं। There 3 equations are minimum to obtain a single solution. However, many more than 3 ground control points are required to ensure a good geographic spread of the ground control points in the image and to have the option of eliminating incorrectly selected ground control points. तो ये जो लाइन है वो मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब की हुई है कि जब भी इमेज के अंदर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज कर रहे हो तो क्या है, जियोग्राफिकली स्प्रेड जो है वो अच्छे से होना चाहिए। तो आपका सिंपल सा है कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट चूज कीजिए, ऑब्जेक्ट चूज कीजिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 4 कॉर्नर पे 4 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स और मिनिमम कितने 3 चाहिए होते हैं। तो जितने ज़्यादा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगी। बट उसके अंदर भी क्या है, जो इनकरेक्टली ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जिससे एरर हमारे पास ज़्यादा आता है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो उसके बेसिस पे। तो गुड जियोग्राफिक स्प्रेड होना चाहिए हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इमेज से क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स को और फीचर्स को चूज कर सकते हो एज ए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। उनका कोऑर्डिनेट्स इनपुट करने के बाद एरर कैलकुलेट करोगे तो जो सबसे ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है उसको आप इनकरेक्टली और एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो ये एक तरीके से स्टेप्स होता है, बहुत बढ़िया है, जो जियो रेफरेंस करता है, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन करता है। तो जो रूट मीन स्क्वायर एरर है उसको कैलकुलेट करना और उसके जो टेस्ट है क्वालिटी इमेज रेक्टिफिकेशन का उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू मे नो डैट नॉट ऑल ऑफ द ओरिजिनल GCPs selected are used to compute final 6 parameter coefficient to rectify input image. This involves several cycles wherein all GCPs are initially used to find coefficient. तो सबसे पहले हमने जितने भी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज किए उससे हमने क्या किया, RMS एरर निकाला। अब मतलब कि 6 पैरामीटर कोएफिशिएंट्स को यूज किया रेक्टिफाई करने के लिए। जब हमने सारे GCPs का यूज किया, जो RMS एरर आया टोटल वाला, उसमें हम देख सकते हैं कि कौन से वाले GCPs की वजह से सबसे ज़्यादा एरर कॉज हो रहा है, फिर उसको हम रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि RMS एरर एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज इनिशियल GCPs इज कंप्यूटेड एंड सम्ड अप, उनको ऐड ऑन करते हैं। देन द इंडिविजुअल GCPs डेट कंट्रीब्यूट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एरर आर डिटरमाइंड एंड डिलीटेड या रिमूव आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन दिस वुड लीव यू विद अ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। तो 20 में से कितने, मान लीजिए 20 चूज किए, उसमें से एक सबसे ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है, अब कितने बच गए 19 का हमने GCPs कैलकुलेट किया फिर से, ठीक है, RMS एरर कॉज किया और उसको सम अप किया। ए न्यू सेट ऑफ कोएफिशिएंट इज देन कंप्यूटेड यूजिंग दीज ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। 19 से हमने कैलकुलेशन फिर से करते हैं हमारे पास, ठीक है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल RMS एरर रीचेज एन एक्सेप्टेबली लो वैल्यू। एग्जाम्पल, लेस देन 1 पिक्सल एरर इन द X डायरेक्शन एंड लेस देन 1 पिक्सल एरर इन द Y डायरेक्शन। तो जब हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यू तक आ जाता है RMS एरर, तब तक हम क्या करते हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को रिमूव आउट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, या फिर दूसरे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट भी चूज करते हैं। तो फर्दर हम RMS एरर को कैलकुलेट करते हैं। व्हेन द एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड इज रीच्ड द फाइनल कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू रेक्टिफाई इनपुट इमेज टू एन आउटपुट इमेज इन एन स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन। तो जब एक्सेप्टेबल लिमिट में हो जाता है तो वो हमारे पास क्या करेक्टली आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज अवेलेबल रहती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे ट्रांसफॉर्म्ड रहती है। तो ये फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, असाइन किया एरर को, असैसिनेट किया, ठीक है, असेसमेंट ऑफ एरर था फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है हमारे पास वो होता है रीसैम्पलिंग, जिसको हम इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं। क्योंकि हमने सैम्पलिंग स्पेशल इंटरपोलेशन देखा जो थर्ड स्टेप में था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। रीसैम्पलिंग में क्या है, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। हमें पता है कि ये जो इमेज है जिसकी पिक्सल वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हुई है, ये दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट ऑफ हो जाता है, जो एक्चुअली में ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पार्ट ऑफ अर्थ को कवर कर रही हैं। तो इसकी जो पिक्सल वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो रीसैम्पलिंग मतलब इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी, जब हम इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन देखते हैं उसमें हमने
स्पेशल इंटरपोलेशन और इंटेंसिटी इंटरपोलेशन के बारे में समझा था। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट आउटपुट इमेज बाय असाइनिंग वैल्यूज टू पिक्सल्स ऑन द न्यू ग्रिड ऑफ द ट्रांसफर्ड इमेज बाय द इंटरपोलेशन फ्रॉम द अनरेक्टिफाइड इमेज। तो जब न्यू पोजीशन पर पहुंच जाती है तो जो पहले वाली अनरेक्टिफाइड इमेज थी उसकी जो वैल्यूज हैं पिक्सल वैल्यूज, क्योंकि वही हमारे पास ऑब्जेक्ट के इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसके बेसिस पे पिक्सल वैल्यूज या डिजिटल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो उन सभी वैल्यूज को क्या शिफ्ट आउट किया जाता है ट्रांसफर्ड इमेज की न्यू ग्रेड की पिक्सल वैल्यूज को, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीसैम्पलिंग और इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। व्हेन पिक्सल पोजीशंस आर रिकॉम्प्यूटेड through transformations controlled by the GCP, a pixel in the reference image would overlap with the several pixels in the unrectified input image. Pixels are resampled so that new pixel values for the transformed image can be calculated. तो ये जो हम रीसैम्पलिंग कर रहे हैं या फिर इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कर रहे हैं, तो पिक्सल पोजीशन हमारे पर रिकॉम्प्यूट की जाती है। पिक्सल पोजीशन अगर हमारे पर करेक्टली मेजर की जाती है, उसी के बेसिस पे जो भी अनरेक्टिफाइड इनपुट इमेज होती है उसकी जो पिक्सल वैल्यूज होती है उनको ओवरलैप किया जाता है जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इमेज होती है, ठीक है, उनकी नई पिक्सल वैल्यूज को असाइन किया जाता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फाइंड पिक्सल वैल्यूज इन द ट्रांसफॉर्म्ड इमेज थ्रू इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। तो इसके लिए हमारे पास क्या इंटेंसिटी इंटरपोलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। इंटेंसिटी इंटरपोलेशन, जिसको हम रीसैम्पलिंग भी कहते हैं, इन्वॉल्व्स द कंप्यूटेशन ऑफ द पिक्सल वैल्यू एट ए पिक्सल पोजीशन एक्स डैश और वाई डैश इन द ओरिजिनल डिस्टॉर्टेड इनपुट इमेज एंड इट्स रीलोकेशन टू द अप्रोप्रिएट एक्स वाई कोऑर्डिनेट लोकेशन इन द रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज। तो हम क्या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो मैप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जो नई पिक्सल पोजीशन होती है उसको कंप्यूट करके जो इंटेंसिटी इंटरपोलेशन का यूज करके नई पिक्सल जो ट्रांसफॉर्ड इमेज होती है, रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज होती है, वहाँ की नई पिक्सल वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट इमेज रो बाय रो एंड पिक्सल बाय पिक्सल। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, रो बाय रो और पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यू को यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स डैश एंड वाई डैश कोऑर्डिनेट्स आर टू बी सैम्पल्ड इन द इनपुट इमेज आर रियल नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट विच डू नॉट कोइंसाइड विद द पोजिशन पिक्सल पोजिशन। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कभी कभी जब हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इमेज कोऑर्डिनेट्स, वो रियल नंबर्स होते हैं, तो वो कोइंसाइड नहीं कर पाते हैं न्यू पिक्सल पोजीशन के साथ। इन सच अ केस यू कैन एम्प्लॉय वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंटेंसिटी इंटरपोलेशन रीसैम्पलिंग मेंशन बिलो। या तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं रीसैम्पलिंग के लिए। नियरेस्ट नेबर्स जीरो ऑर्डर मेथड होता है, बाइलिनियर इंटरपोलेशन होता है, क्यूबिक कन्वोल्यूशन सेकंड ऑर्डर मेथड होता है। तो इन तीनों मेथड में से कोई सा मेथड यूज करके हम क्या इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर मेथड जो 0 डिग्री मेथड होता है उसके अंदर क्या चीज करते हैं, नियरेस्ट नेबर मेथड यूजेस द क्लोजेस्ट पिक्सल्स इंटेंसिटी वैल्यू टू असाइन टू द आउटपुट पिक्सल वैल्यू। तो जीरो ऑर्डर मेथड है, इसमें क्या है जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, कि कोई भी पिक्सल वैल्यू है जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, अगर इस पिक्सल वैल्यू को असाइन करना है तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, असाइन कर देते हैं क्लोजेस्ट पिक्सल वैल्यू को। इन बाइलिनियर इंटरपोलेशन मेथड में वैल्यू ऑफ नियर बाई 4 पिक्सल्स इन द 2x2 विंडो आर यूज टू कैलकुलेट एन आउटपुट पिक्सल वैल्यू दैट फॉल्स इन बिटवीन दीज 4 पिक्सल्स इन द अनकरेक्टेड इमेज विद अ बाइलिनियर फंक्शन। तो 2x2 जो विंडो होती है, जो भी पिक्सल्स वैल्यू जो असाइन की जाती हैं, अगर हमें नई पिक्सल वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है, इसको असाइन करना है, तो 2x2 विंडो यूज की जाती है कि हमारे पास जो 4 इसके नियर बाई वैल्यूज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास जो इसकी 2x2 विंडो रहती है, इन सभी 4 वैल्यूज को क्या करते हैं हम एवरेज आउट करके इस पिक्सल को असाइन कर देते हैं। अगर इसके ऊपर की इमेज होती है तो उसको 0 लेते हैं वैसे। तो ये मेथड्स हैं हमारे पास बाई लीनियर इंटरपोलेशन में, ठीक है। और क्यूबिक जो कन्वोल्यूशन मेथड है, सेकेंड ऑर्डर मेथड, ठीक है, इसके अंदर क्या 4x4 विंडो यूज किया जाता है, आर यूज टू कैलकुलेट एन आउटपुट पिक्सल वैल्यू विद ए क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है जो नियरेस्ट की 4x4 पिक्सल है, पहले में 2x2 विंडो था, इसमें 4x4 नियर बाई जो 4x4 है वो वाली पिक्सल्स को यूज किया जाता है। इससे पहले जो मैंने बाइलिनियर इंटरपोलेशन बताया था सिर्फ क्या 2x2 विंडो को यूज किया जाता है, ठीक है। तो 4x4 विंडो की जो भी पिक्सल वैल्यूज का एवरेज आउट होता है उसको हम नई पिक्सल के साथ क्या इनपुट कर देते हैं। तो वन ऑफ द 3 मेथड्स, द नियरेस्ट नेबर मेथड इज द लीस्ट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, whereas cubic convolution method is the most computationally intensive method. Nearest neighbor method is the used for the majority of applications involving digital interpretation because it transfers original pixel values without averaging them. Whereas in the other two methods,
द पिक्सल वैल्यूज आर अल्टर्ड, जिसको मैंने बताया कि 2x2 विंडो में जो 4 वैल्यूज होती हैं उनको एवरेज आउट किया जाता है। 4x4 में जो वैल्यूज होती हैं नियर बाई 16 वैल्यू जो होती हैं हमारे पास, उनको एवरेज आउट करके उस नई पिक्सल को असाइन किया जाता है। बट जो नियरेस्ट नेबर मेथड होता है उसमें कोई भी एवरेज आउट नहीं किया जाता, तो जो ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू होती है नियरेस्ट नेबर की उसको असाइन कर दिया जाता है नई पिक्सल वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या डिजिटल इंटरप्रिटेशन मेथड में यूज करते हैं नियरेस्ट नेबर मेथड। In all the three methods, number of rows and number of columns of pixels in the output image is calculated from the dimensions of the output image, which is determined by the geometric transformation and cell size। तो जब हम ये मेथड्स यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास जो नई आउटपुट इमेज होती है उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और उसके सेल साइज की हेल्प से। तो ये सब जो 5 स्टेप्स थे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। इसके बीच में जो 6 फैक्टर्स देखे हमने, और जो 5 स्टेप्स सबसे इजी हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं रेडियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक करेक्शन से, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और जो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमने सेकंड देखा। थर्ड हमारे पास जो है, क्योंकि सेकंड में हमारे पास क्या मेथड था, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन था, उसके अंदर फिर हमने स्टेप्स देखे। अब हमारे पास जो हाइब्रिड अप्रोच है जिसको इमेज रेक्टिफिकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं दोनों स्टेप्स को मिक्स किया जाता है हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच में, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इन हाइब्रिड अप्रोच बोथ इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन एंड इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स ऑफ ज्योमेट्रिक करेक्शन आर यूज्ड टुगेदर। द approach is mostly used when we want to undertake a rigorous change detection analysis remotely sensed data involving 2 or more dates। तो जब हमारे पास टेम्पोरल इमेजेस अवेलेबल रहती हैं सेम प्लेस की डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट डेट्स पे, हमारे पास जो भी इमेजेस होती हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि उससे हम क्या चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं कि आज के बाद उसके 10 साल बाद क्या चेंज हुआ है, 5 साल बाद क्या चेंज हुआ है। सेम प्लेस की हम क्या डिफरेंट टेम्पोरल इमेजेस यूज करते हैं। उसके लिए हम हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि एक बार हम एक इमेज को बेस इमेज को मैप के साथ रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो बेस इमेज होती है उसी के साथ रजिस्टर करते हैं। इससे क्या हमारे पास एरर जो है वो लिमिटेड रहता है, हमारे पास एरर जो है वो क्यूमुलेटिव नेचर का नहीं होता है। दिस अप्रोच मेक्स इजी टू सेलेक्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स फॉर रेक्टिफाइंग एन इमेज। एक ही प्लेस की हमारे पास डिफरेंट इमेजेस होती हैं, डिफरेंट टाइम की इमेजेस रहती हैं, तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को चूज करना हमारे पास क्या ईजी होता है। When a series of images to be used to monitor changes happening in an area over a period of time, we require that the images have a reference to the ground locations and also an image to image reference। तो हाइब्रिड अप्रोच के अंदर क्या हुआ, हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन भी होता है जो ग्राउंड लोकेशंस को चूज रेफरेंस करते हैं, और इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन के अंदर इमेज टू इमेज रेफरेंस भी होता है। दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड अप्रोच इज एन एडवांटेज ओवर ए सीमिंगली simpler approach of georeferencing every image to the ground directly। If each image is handled independently of the others, then there is a likelihood that their georeferencing errors, even if they are small of the order of the fraction of the pixels, may pull each image in a different direction। तो अगर हम मैप के साथ ही उन सभी इमेजेस को रेक्टिफाई करते हैं तो उसमें एरर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें एरर जो है वो ज़्यादा नहीं कॉज होता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हर एक इंडिविजुअल इमेज को जियो रेफरेंस किया गया, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन किया गया, तो जो ब्लैक फर्स्ट जियो रेफरेंस इमेज रहेगी, सेकंड हमारे पर रेड जो है वो जियो रेफरेंस इमेज है, ठीक है, ग्रीन जो है वो थर्ड जियो रेफरेंसिंग इमेज है, ठीक है। तो उसमें हम देख सकते हैं तीनों जो डिफरेंट लोकेशन पे एरर हमारे पास ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी एक इमेज है उसको सिर्फ इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हर एक इमेज को इसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन का यूज करके, सेकंड मेथड का यूज करके हाइब्रिड अप्रोच के अंदर उसी इमेज के ऊपर ओवरले करते हैं, जिससे कि हम चेंज डिटेक्ट कर सकें। इवन गिवन दैट द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर वेरी different between the ground and the image, the kind of misalignment between individually referenced image is very likely. In case of image to image registration, since both have row column coordinate system, this kind of problem is less likely। तो image to image registration में क्या रो और column coordinates रहते हैं, और image to map rectification के अंदर जब जियो रेफरेंस करते हैं इमेज को तो उसके अंदर इमेज के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और मैप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो सिमिलरली नहीं होते हैं।
Moreover, if the spatial resolution of all the images is same, then simple translation rotation for geometry and nearest interpolation for intensity calculation will suffice. अगर सेम स्पेशल रेजोल्यूशन रहता है इमेजेस का तो काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट वी एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ द इमेजेस acquired at different times coming from different satellites and different resolutions. स्पेशियल होगा स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक एंड टेरेन within the study area being undulating instead of planar. तो अगर हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर डिफरेंट रिजोल्यूशन की इमेजेस हैं जो डिफरेंट सैटेलाइट से ली गई हैं हमारे पास, तो मान लीजिए स्पेशल रिजोल्यूशन अलग है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन अलग है, तो हम काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। अब मान लीजिए हम डिफरेंट टेरेन को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी एरिया के लिए, तो जो भी इमेजेस होगी और उसको हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इन अदर वर्ड्स इट इज एज्यूम्ड दैट द स्टडी एरिया हैज अ फ्लैट टेरेन, ठीक है, फ्लैट टेरेन की इमेजेस होंगी। ऑल द इमेजेस इन द टाइम सीरीज हैव आइडेंटिकल स्पेशियल स्पेक्ट्रल एंड रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो जब फ्लैट टेरेन रहेगा तो उनका रिजोल्यूशन जो इमेजेस का रहता है वो सेम रहता है। इफ दिस assumption इज नॉट satisfied then the georeferencing कैन बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास डिफरेंट स्पेशल रिजोल्यूशन है या जो रिजोल्यूशन है इमेजेस के डिफरेंट है, तो उसमें हमें जियो रेफरेंसिंग के लिए काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाता है उसका। तो हाइब्रिड अप्रोच के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी एक इमेज होती है बेस इमेज, उसको हम मैप कोऑर्डिनेट्स के साथ रेक्टिफाई करते हैं और बाकी जो इमेजेस होती हैं उसको इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि एरर हमारे पास कम होता है। तो ये हमारे पास लेक्चर सीरीज जियोमेट्रिक करेक्शन और रेडियोमेट्रिक करेक्शन को कवर किया हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपको, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च करके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे जॉब से रिलेटेड या कोई भी गेट ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं वो सारी अपलोड की जाती हैं। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।